अब हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप चार्ट पे कैसे ड्रा करोगे। मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन सभी टाइप के चार्ट पे सेम काम करता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई करेंसी पेयर हो, आप किसी में भी करो, सब में सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो अब हम यहाँ पे अपने जोन को ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो जहाँ पे हम करंट चार्ट पे हैं, जो भी लेवल विजिबल है, आप वहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स को ड्रा करो। ये आपने ऊपर का लेवल था, इसको ड्रा किया, ठीक है। एक ये नीचे का लेवल था, आपने इसको ड्रा किया, ठीक है। अब इसकी जब आप ड्रा कर रहे हो तो इसको ड्रा करने में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किस तरह से आप इसको मानोगे कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है। ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक रिजेक्शन, ये सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन, ये फोर्थ रिजेक्शन। इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया इतने अटेम्प्ट में, और ये एक सपोर्ट, सबसे पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट लिया और ये बाउंस बैक ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद इसने क्या किया, किसी तरह यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक के बाद ये रिटेस्ट के लिए आया, ये पुल बैक के लिए आया। अब पुल बैक के बारे में मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि कहाँ तक हम पुल बैक को वैलिड कैलकुलेट करें और कौन सा पुल बैक ऐसा होना चाहिए जिसे हम ट्रेड करेंगे। और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, पुल बैक के लिए आया, फिर से इस जोन को रीटेस्ट किया और अपनी डायरेक्शन में चल पड़ा, ठीक है। अब ये देखो इसमें आगे ये क्या करता है और कैसे करता है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, मार्केट जिग जैग फॉर्म में चलती है। वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी। इस तरह से मार्केट कुछ चलती है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। इसकी थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि एक यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। हमें क्या करना है, हमें पूरा ये जोन नहीं लेना, हमें अपने कैंडल्स के विक्स लेने हैं और इनको हम इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। अब ये था, अब इसको हम पूरे को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हो गया और ये अगर इतना वाइड आप रखोगे तो इसमें आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे आप कहाँ ट्रेड लो या कहाँ ना लो। अब आपको इस चार्ट में ये चीज़ भी दिख रही होगी, यहाँ पे भी बहुत सारी रिजेक्शन दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप ड्रा करोगे तो ये एक मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज आपके सामने विजिबल है, ये एक छोटी सी रेंज है, इसमें एक अच्छी ट्रेड नहीं बन पाएगी। अगर मान लो आप ये रेंज को फाइन ट्यून करके चलते हो, आप इसको देखते हो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस मिलता है ट्रेड को रन होने के लिए। अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ से भी एक आपको अच्छा एरिया मिलता है ट्रेड को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर आप सेल साइड की ट्रेड यहाँ से लेते हो या फिर यहाँ से लेते हो या फिर यहाँ से लेते हो तो इसके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा वाइड क्राइटेरिया रखना होगा। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए इनफ नहीं है। इसलिए हमें क्या देखना होता है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हैं उनके बेस पे हम ट्रेड अपना डिसाइड करते हैं। अब ये लेवल यहाँ पे था, इसके साथ देखो ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमारे सामने जो विजिबल है, अब हमारे सामने विजिबल कौन सा एरिया है, हमारे सामने ये एरिया विजिबल है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। अब ये रिजेक्शन के बाद ये कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी देखो, ये यहाँ हमारी एक और स्पॉट फॉर्म हुई, जिस इस लेवल पे इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट इसने यहाँ पे दी, इसलिए ये हमारा एक अच्छा एरिया हो गया। अब ये एरिया था रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन ये जो
ट्रेंड था, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और ये इसको ब्रेक करके ऊपर ले गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये यहाँ इसको रीटेस्ट करे और ये फिर से ऊपर जाएगा तो हम इस लेवल पे इस चीज़ को ट्रेड करेंगे। देखो ये इसको आप जैसे यहाँ पे जो कोई भी इसकी मूवमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो इस तरह से, लेकिन ये अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये बना, यहाँ से ये एक इसने क्या बनाई थी, हाई बनाई, हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ इसने फेक आउट दिया और ये वापस डाउन साइड आ गया। तो इसको हम यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्कआउट, ये मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। अब ये इस पे सपोर्ट नहीं ले पाया, इसको डायरेक्ट डाउन साइड में ब्रेकआउट कर दिया और ये जो एरिया है अब हम देखते हैं इसमें 2 रिजेक्शंस पहले से आ चुकी हैं, इसमें अब से रिजेक्शन आएगी या फिर से क्या होगा। अब ये एरिया है जो आपने इसको मार्क किया था, ये इसको रीटेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इस तरह से देखो ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी फिर से अपसाइड की ट्रेड यहाँ पे बन सकती थी। इसलिए इस तरह से आपको ये जोन मार्क करने होंगे। ठीक है, अब ये देखो ये एरिया था, इसको ब्रेक किया, ब्रेक एंड क्लोज किया, उसके बाद ये एक छोटे से पुल बैक के लिए आया और फिर से इसने अपनी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो कौन सा ट्रेंड है यहाँ, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड है तो हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे और ट्रेड हम कब लेंगे, ट्रेड हम पुल बैक पे लेंगे। पुल बैक कहाँ तक आएगा, पुल बैक की जो अच्छी डेफिनेशन होनी चाहिए वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपको जो काम करना है, आपको वो एरियाज़ ढूंढने हैं जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और जहाँ प्राइस अप साइड में जा रहा है या फिर डाउन साइड में जा रहा है, जहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है वो आपको एरियाज डिनोट ये इस तरह से चार्ट पे मार्क करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेड लगाओगे इन फ्यूचर तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, ये सारे लेवल ड्रा करने होंगे कि मुझे कहाँ तक ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, कहाँ पे मुझे 50% 70% जो भी आप प्रॉफिट को बुक करोगे उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये हमारा फ़िलहाल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे अब सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट एरिया जो अब जनरेट हो रहा है वो ये वाला एरिया है, इसको आप रेजिस्टेंस मार्क करो, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये फाइनली डाउन साइड में फिर से ट्रेंड कर रहा है। अब ये जो एरिया है, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम एक यहाँ और ये एरिया अब हमारा इनवैलिडेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिजेक्शन मिल रही है, हमें इस तरह से कैंडल के ऊपरी साइड को कवर करना है, हमें मैक्सिमम टच लेने हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में फेक आउट भी आते हैं जो ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए होते हैं। ठीक है, जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना। या तो ये ऊपर की साइड इस तरह से ब्रेक रीटेस्ट करे तो हम इसमें ट्रेड करें, या फिर नीचे की तरफ इस तरह से ब्रेक क्लोज रीटेस्ट करे तो हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये इसने ऊपर की साइड ब्रेक किया,
ब्रेक के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग रीटेस्ट। अगर हमें रीटेस्ट नहीं मिलता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वॉच करते रहेंगे। अब ये हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और रिजेक्शन मिली, यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया और ये डाउन साइड में आया, और जो एरिया हमने मार्क किया था यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने अपने डायरेक्शन में बाउंस बैक किया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं बाई साइड की, क्यों? क्योंकि हमें पता है मार्केट कहाँ किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अगर यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हम अपनी कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये वाला एरिया, कि मार्केट यहाँ आए। ठीक है, अभी वॉल्यूम कम है, इसलिए मार्केट में वॉल्यूम कम होगा तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, साइडवेज स्ट्रक्चर बनाएगी। इसने हमारा ये टारगेट हिट किया, और अब देखते हैं यहाँ पे ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया और यहाँ पे इसने ये फेक आउट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये रेंज बन रही है, एक ये हमारा ऊपर का एरिया ये है और डाउन साइड में मार्केट ये यहाँ पे रेंज, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। फ़िलहाल हमारे लिए ये सपोर्ट एरिया और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया। जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करती है तब तक हमें इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, मार्केट ने इसे डाउन साइड में ब्रेक भी किया, ब्रेक करने के बाद इसने एक छोटा सा रीटेस्ट भी दिया। तो अब हमें देखो कि हम ये क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक हमें ले जा सकती है। तो सीधी सी बात है, आपके सामने एक ये जो एरिया है, इस एरिया को आप पहले देखोगे थोड़ा बैक करके, तो ये एक अच्छा एरिया था जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और ये फिर से हमारे सामने है। अब ये मार्केट ने यहाँ पे इस इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद देखो कोई से किसी भी वजह से आप मान लो इस ट्रेड को ले लेते हो, सीधी सी बात है, डाउन साइड में ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो आप कहाँ की ट्रेड लोगे? आप डाउन साइड की ट्रेड लोगे। ट्रेड कहाँ तक की लोगे? हमें दिख रहा है कि मार्केट ने इस जगह से बाउंस बैक लिया था, तो हम जो सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे अगर इनिशिएट करते हैं तो यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसलिए हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना आना ज़रूरी है। ये आपका टारगेट हिट। देखो क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ पहले एजस यहाँ तक ये क्या था, यहाँ तक ये जो एरिया है आपका, ये एज ए सपोर्ट काम किया इसने। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये इस जोन का क्या बना? इस जोन ने अब एज ए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये डाउन साइड में आया। इस तरह से ये जोन बनेंगे। देखना क्या है, ये इस तरह से यहाँ पे ये मैक्सिमम टच आपको ढूंढने हैं, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो। और जो बीच में ये रेंज बनेगी ना, जिसको आप प्योर कंसोलिडेशन कहते हो, ये वाली जो जगह होती है, इसको हम इस रेंज को हम कभी ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रेड को मूव होने के लिए इनफ स्पेस नहीं है। तो हमें क्या करना होता है? हमें वेट करना होता है, या तो ये डाउन साइड में ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आए, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अप साइड में ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, तो हम इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज इस जगह को कभी भी ट्रेड नहीं करना किसी भी आदमी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यहीं पे मरते हैं। उनको लगता है कि हाँ अब
ये थोड़ी सी कैंडल में स्ट्रेंथ देखी, लगता है कि डाउन साइड में जाएगी, वो यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन वो चली गई। फिर वापस वो उनको लगता है कि एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए, लेकिन वो वापस फिर से डाउन साइड में आएगी। तो हमें क्या होता है कि हमें कैंडल को देखकर कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेना होता, हमें देखना होता है मार्केट के स्ट्रक्चर को। हम मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड करते हैं, ना कि कैंडल के बेस पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो यहाँ क्या होता है। अब यहाँ हम हैं, ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद इसने एक हैवी कैंडल बनाई। तो अब ये जगह को, अब ये एरिया में आप हो, किसी तरह आप ट्रेड करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आएगा। ट्रेड आपने मान लो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ये कैंडल क्लोज हुई, आपको दिखा कि हाँ ये अब बुलिश मोमेंटम हो सकता है, तो यहाँ पे आप एंट्री करते हो। ये एरिया आपका सारा स्टॉप लॉस का रहेगा, और तकरीबन ये एरिया, उसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये एरिया सेकंड टारगेट के लिए। अगर इसके बाद अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो वो, हम सारा प्रॉफिट तो यहाँ के लिए नहीं छोड़ सकते, हम कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे, कुछ यहाँ बुक करेंगे। जो थोड़ा बहुत छोड़ेंगे 10% या 20% अपनी पोजीशन का, उसको हम रनिंग में छोड़ सकते हैं कि या तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट कर दे, या फिर हमें किसी अच्छी सी एक, अगर लॉन्ग टर्म में ये ट्रेड है तो ये और ज़्यादा हमें देकर जा सकता है। लेकिन हम अपनी होल पोजीशन की रिस्क नहीं ले सकते। फोर से हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, और हमने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बैंक नहीं किया, बुक नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये जहाँ से अपना ट्रेंड चला था ये वहीं पे वापस आकर खड़ा हो गया। जहाँ हमने पोजीशन बनाई थी हम फ़िलहाल वहीं हैं। हो सकता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस अगर सही नहीं लगाया तो ये स्टॉप लॉस को भी हिट करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें ऑलवेज ट्राई टू कैपिट मैक्सिमाइज और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेड करना होता है, इस तरह से आपको ये जोन बनाने होंगे। जब ये जोन बनाओगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी एंट्री बनाने के लिए, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है इन चीज़ों में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था, ये अब ये इसको ब्रेक कर गया डाउन साइड में। अब डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन करता है या नहीं। अब यहाँ पे आप चीज़ वो देखो, आपने ट्रेंड के बारे में पढ़ा हुआ है अच्छे से, काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आप यहाँ से शुरू स्टार्ट करते हो तो ये आपको आपके ट्रेंड की फॉर्मेशन भी दिख रही है, जिसके साथ आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर रहे हो। एज जो आपके ट्रेंड की डायरेक्शन है वो अब यहाँ पे शायद आपको समझ आ रही होगी कि वो क्या है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से रिजेक्शन लेनी शुरू की। आप इस जोन को मार्क करो, ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, ये आपके लिए यहाँ पे है सपोर्ट। अब फिलहाल आपका जो नेक्स्ट एरिया है वो क्या है, ये तो यहाँ पे ये आपके लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस। लेट्स सी इसके साथ क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक के बाद इस जोन से बाहर क्लोजिंग के बाद ये अभी इसने अभी तक रिटेस्ट नहीं किया, और यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब यहाँ पे जो थी वो थी स्ट्रॉन्ग हाई, जिसको ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखते हैं क्या करता है। ये मैंने क्या कहा था, जो हमारा रेजिस्टेंस है वही आगे ओल्ड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे न्यू सपोर्ट बन सकता है। अगर ये बनता है तो हमें ट्रेड लेनी है, अगर ये नहीं बनता तो हमें ट्रेड नहीं लेनी।
we are expecting price will come back to retest this zone. अब ये देखो, अब हमारा जो मैंने बताया था फर्स्ट टारगेट कहाँ बनता है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामने अब करंट रेजिस्टेंस है। और प्राइस ने क्या किया, ये इस जोन में आया, टारगेट को हिट किया और इसने क्या किया, एक रेंज बनानी शुरू कर दी। और हमने क्या डिसाइड किया था कि हम रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइस क्या है, रेंजिंग है। अब ये इसे डाउन साइड में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये डाउन साइड में ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी, अब ये ब्रेक होने के बाद अगर हम सेल साइड के लिए अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और अपनी अपसाइड में स्टार्ट हो गया, तो फिर से ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड वापस जाए। अगर ये यहाँ ब्रेक क्लोज होता है और रीटेस्ट देता है और हम डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं तो यहाँ कहीं हम स्टॉप लॉस रखें। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसने क्या किया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया। अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल से ऊपर हमारा क्या रहे, स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट क्या रहे, ये नेक्स्ट एरिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामने विजिबल है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, जिस टाइम हम पुल बैक की क्लास में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ तक का पुल बैक हमें चाहिए होता है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी वेव है उसका 50% कम से कम होना चाहिए, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70 जा सकता है, लेकिन कंप्लीट 100 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस पुल बैक एंट्री पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते तो हमारा स्टॉप लॉस पुल बैक पे करते 50% पे, 60 पे, 70 पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं आता और हम वीक साइड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जो हमारा नियरेस्ट जोन है, ये जोन है, ये हमारा फाइनल टारगेट होता। इस तरह से